बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर जिसका नाम है साम्यावस्था। आज मैं बात करूंगा यहाँ पे ली शातिलिय नियम के बारे में। ली शातिलिय नियम की हम बात करते हैं तो 11th क्लास के हर टॉपिक में इसका यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको पूछना चाह रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा में करना चाहूँगा ली शातिलिय नियम आखिर बोलना क्या चाहते हैं। ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, N2 + 3H2 होमोजीनियस उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि हमें यहाँ पे दे रही है क्या, ट्वाइस NH3 दे रही है। प्रिंसिपल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर उसके कारक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल तो वैसे 2-3 मिनट का ही है, बाकी डीपली कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा, एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे N2 और H2 मिलके क्या बना रही है, यहाँ पे ट्वाइस NH3, 2 मोल NH3 बना रही है। ये भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में बना रही है। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, जो जल होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलेंगे सर पोलर, यानी कि ध्रुवीय होता है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो ली शातिलिय नियम क्या कहता है कि जब भी कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय, जब भी कोई भी सिस्टम या कोई भी निकाय, जब भी कोई भी सिस्टम या निकाय यदि साम्यावस्था पर है और यदि हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब कैसे करेंगे सर, ऐसे जाके इसको हिलाएंगे या यूं करके, नहीं, डिस्टर्ब करने का मतलब हो गया, मान लीजिए N2 और 3H2 मिलके यहाँ पे NH3 बना रही है और हमने जाकर के मान लीजिए 2-3 जो बूंद है, 2 बूंद जिंदगी के पानी की, वो जाकर के यदि उसमें मिला दी, तो यहाँ पे आपको एक बात पता है सर, पानी जो होता है ध्रुवीय होता है, वह अध्रुवीय के साथ में तो क्रिया करेगा नहीं, यानी कि इसमें तो मिलेगा नहीं। पानी जो रहेगा नाइट्रोजन में अविलय रहेगा, H2 में भी अविलय रहेगा, लेकिन यदि बात करते हैं NH3 की, तो NH3 में जाकर के विलय हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अब NH3 गैस में यदि पानी मिल गया तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि NH3 की जो सांद्रता है, सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। तो अब ली शातिलिय नियम के आधार पे, ली शातिलिय नियम महाराज क्या बोलते हैं यहाँ पे कि भैया जब भी कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जो साम्य होता है वो उस दिशा में यहाँ पे बढ़ता है, उस दिशा में बढ़ता है जहां पर, यानी कि उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जहां पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आया हो। किसमें भाई, कंसंट्रेशन में, यानी कि वो इसको बराबर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो NH3 है उसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो यहाँ पे N2 ने H2 को बोला, यार भाई देख, NH3 यहाँ पे कंसंट्रेशन अपनी कम करती जा रही है, सांद्रता अपनी कम करती जा रही है, एक काम करते हैं, फिर से रिएक्ट करते हैं, फिर से NH3 बना करके, यानी कि जितना नुकसान NH3 का हुआ था ना पानी मिलाने से, किसी बंदे ने आकर के पानी मिला दिया, जितना नुकसान यहाँ पे पानी मिलाने से NH3 का हुआ है, एक काम करते हैं, फिर से NH3 बना लेते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, N2 और H2 ने फिर से यहाँ पे रिएक्ट किया, तो यहाँ पे इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसको यहाँ पे बैलेंस कर देगी, ठीक है। यानी कि जितना इसका कम हुआ था, यानी कि खपत हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि मेरे कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि जब भी कोई भी निकाय साम्यावस्था में है, यदि हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो जो यहाँ पे अभिक्रिया है या फिर जो साम्यावस्था है वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे उसकी खपत हो सके, ठीक है, जहां पे नुकसान से बचा जा सके। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे हमने 2 बूंद यहाँ पे पानी की डाली NH3 में, ठीक है, NH3 ने रिएक्ट किया, कंसंट्रेशन कम हुई, तो यहाँ पे N2 H2 से बोला भैया फिर से यहाँ पे रिएक्ट करो, क्योंकि NH3 कंसंट्रेशन बढ़ानी है, क्योंकि साम्य तो हमें बराबर करना है ना, इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे बराबर रख के चलना है। तो जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगी, फिर से NH3 बनाएंगी और इन दोनों की कंसंट्रेशन इस वाली जगह पे कम हो जाएगी। जेई में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है, और जेई और नेट की तैयारी आप करते हैं तो वहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन किसकी कम होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर है? ठीक है, क्या कहानी समझ में आ गई? ठीक है, कहानी इतनी ही थी। अब थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं ली शातिलिय नियम की, तो लिखना किस हिसाब से आपको ध्यान से समझना। साम्यावस्था की स्थिति में सांद्रता, ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन करने पर साम्य अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर से इस किए गए परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट कर सके। ताप बढ़ाने पर साम्य, देखो 2 चीजें बढ़ा रहा हूं, ताप बढ़ा रहा हूं और दाब बढ़ा रहा हूं। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जहां पे उष्मा का शोषण हो, ठीक है, और दाब बढ़ाने पे कहां पे अग्रसर होगा, जहां पे आयतन में कमी हो।
कोई बाध्य पदार्थ मिलाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जहां पर उस पदार्थ की क्या हो सके, खपत हो सके। ठीक है, ये वाली। आगे देखो, यदि हम बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन की, तो पहले हम बात करेंगे रासायनिक, फिर हम बात करेंगे भौतिक। रासायनिक में पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी सांद्रता के प्रभाव की। तो ध्यान समझना, साम्यावस्था की स्थिति में क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, साम्यावस्था की स्थिति में क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, जैसे अभी हुई थी, और अधिक मात्रा में उत्पाद की प्राप्ति होगी। किंतु यदि साम्यावस्था की स्थिति में उत्पाद की सांद्रता में यदि कमी आ जाए, कमी कर दी जाए, तो भी साम्य अभिक्रिया अग्र दिशा में ही विस्थापित होगी और अधिक मात्रा में उत्पाद की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें बनाना क्या है, उत्पाद ही तो हमें बनाना है। ठीक है, अच्छा आगे समझेंगे। निष्कर्ष क्या निकला है हमारा इससे, अधिक मात्रा में उत्पाद यदि हमें प्राप्त करना है, ठीक है, मेन बात यही है, यदि मुझे अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना है तो क्रियाकारक की सांद्रता तो बढ़ाना चाहिए और क्रियाफल की सांद्रता में मुझे कमी करनी चाहिए। ठीक है, क्रियाकारक की जो सांद्रता है, ठीक है, यदि हम बात करते हैं क्रियाकारक की सांद्रता को तो बढ़ाना है, और जो यहाँ पे क्रियाफल है यानी कि उत्पाद है उसकी सांद्रता में कमी करनी चाहिए। दोनों बातें यहाँ पे मैंने लिख दी। ठीक है, अगली बात करते हैं दाब के प्रभाव की। दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, और गैसीय अभिक्रियाएं सदैव बंद पात्र में संपन्न होती है। ठीक है, अतः आयतन तो स्थिर रहेगा। क्लियर है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना, जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था वहां भी इसकी हमने चर्चा की थी। अतः दाब का प्रभाव केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू होगा जब क्रियाकारक से क्रियाफल बनने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि हो या फिर यहाँ पे कमी हो रही हो। क्लियर है, क्योंकि आयतन तो निश्चित है, उससे तो क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो, दो बातें हो गई, है ना, दो बातें कौन कौन सी हो गई, एक तो अणुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है और एक अणुओं की संख्या में कमी हो सकती है। तो एक केस में ले रहा हूं जब अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितना, एक, एक और एक, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, एक से दो बन रहे हैं। उपरोक्त साम्य में दाब बढ़ाने पर साम्य अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, विस्थापित नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ली शातेली नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर साम्य अभिक्रिया उस दिशा में गमन करती है जहां पे आयतन में कमी हो, लेकिन आयतन में कमी हमें कहां नजर आ रही है, इस वाली जगह पे नजर आ रही है, तो ये आगे तो यहाँ पे जा नहीं पाएगा, इसलिए क्या करेगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें कि ली शातेली नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में गमन करती है जहां पे आयतन में कमी हो, ये आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये लो जी, जहां पे आयतन में कमी हो, यानी कि यदि वृद्धि हो रही है, यदि अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आयतन में वृद्धि हो रही है। तो आयतन में वृद्धि कहां पे हो रही है, तो आप बोलेंगे उत्पाद की साइड पे, और उत्पाद की साइड पे आयतन में यदि वृद्धि हो रही है तो उधर तो साम्य स्थापित नहीं होगा, स्थापित किधर होगा, इस वाली साइड पे। ठीक है, पश्चिम दिशा में। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान देना, यदि अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, तो देखो यहाँ पे 1 और 3 कितने, 4, और यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो साम्य किधर स्थापित होगा, बोलो भाई, देखना भाई। उपरोक्त अभिक्रिया में क्रियाकारक से क्रियाफल बनने पर अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण के आयतन में भी कमी हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में अमोनिया की प्राप्ति के लिए दाब अधिक रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है भैया, आयतन में कमी चाहिए। ठीक है, और उत्पाद की प्राप्ति भी मुझे इधर ही चाहिए। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे अणुओं की संख्या में कमी आ रही है तो आप दाब बढ़ाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, और ये हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया। ठीक है, यदि आपने 4th नंबर का चैप्टर अच्छे से देखा होगा, वहाँ भी मैंने ये वाली चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात की है। ठीक है, देखो भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकले हमारे। अधिक उत्पाद की प्राप्ति के लिए जब अणुओं की संख्या में कमी आ रही है तो दाब हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड वाले केस में किया। और फर्स्ट वाले केस में देखो, यहाँ पे जब अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो दाब को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। यानी कि जब अणुओं की संख्या में कमी है तो दाब को अधिक रखो, जब अणुओं की संख्या में वृद्धि है तो दाब को क्या रखो, यहाँ पे कम रखो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बड़े आगे अब बात करते हैं ताप का, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। 3 चीजें हैं, सांद्रता, दाब और ताप। ठीक है, देखो भाई, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी क्या होती है, ध्यान से समझना। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक क्रिया करके उष्मा का शोषण करता है। A + B उष्मा का शोषण किया, क्या बनाया, C + D बनाया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, क्रियाकारक अतः क्रियाकारक में तापमान में वृद्धि करते हैं, अर्थात तापमान वृद्धि करते हैं तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में चलेगी, क्रियाफल पदार्थ क्या होगा, हमें अधिक यहाँ पे प्राप्त होगा। और उष्माक्षेपी की बात करते हैं तो इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पे उष्मा हमें मिलती है, यानी कि उष्मा जो है हमारा क्रियाफल है। उष्मा क्या है, हमारा
क्रियाफल है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऊष्मा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, अतः क्रियाफल में वृद्धि है, अतः साम्यावस्था प्रतिपद दिशा में चलेगी, अतः क्रियाफल में यहाँ पे कम होते जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल है। तो यदि ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी भी समझा देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। इन अभिक्रियाओं में ताप कम रखने पर साम्य अग्र दिशा में चलेगी, क्रियाफल हमें अधिक प्राप्त होगा। अब देखते हैं आगे भौतिक साम्यों पर। भौतिक साम्य पे देखना, पहला केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या? ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, उसमें पहले हम बात करते हैं। देखो भाई, बर्फ क्या बन रहा है यहाँ पे? लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, आयतन में यहाँ पे क्या है? कमी है। तो आप देखेंगे उपरोक्त साम्य में दाब बढ़ाने पर साम्य अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो रही है, अर्थात बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में बर्फ को पिघलने के लिए कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी, फलस्वरूप दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक में भी क्या आ जाएगी? यहाँ पे कमी आ जाएगी। अगले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सल्फर किस में जा रहा है? यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम में क्या आ रही है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है। उपरोक्त साम्य में दाब बढ़ाने पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ, साम्य क्या होगा? यहाँ पे पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, जिससे सल्फर जो होगा यहाँ पे पिघलना बंद हमारा कर देगा। अतः ऐसी स्थिति में सल्फर को पिघलने के लिए पहले से ज़्यादा ताप हमें देना पड़ेगा। वहाँ पे कम कर रहे थे, यहाँ पे हम ताप को बढ़ाएंगे। ठीक है, अतः सल्फर का गलनांक दाब बढ़ाने पर उच्च हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अनुप्रयोग में इतना कुछ नहीं है। अनुप्रयोग तो सिंपल से यूँ मान के चलिए सिंपल से हैं आपके। बाकी जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नियम को समझने का है, जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक है, जो कि आप इससे समझ सकते हैं। क्लियर है? अनुप्रयोग बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ली शैतेली नियम को ध्यान रखें। ठीक है, अनुप्रयोग तो उसके बाद आप आराम से बना ही लेंगे यदि आपको नियम समझ में आ गया तो। ठीक है, 4 चैप्टर में भी जाके देखना, वहाँ भी मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस नियम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतना ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे आएगा नहीं। जब भी आप बोर्ड क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है, कंपटीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं डिटेल में। क्लियर है? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।